अस्सलाम वालेकुम। आज के इस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के दूसरे लेक्चर में मैं वकास अहमद सिद्दीकी। आज के इस लेक्चर के जो हमारे पास कंटेंट्स हैं वो हम देखेंगे एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कौन से होते हैं, हमारे बेसिक ऑपरेशन सिग्नल्स के ऊपर हम कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि हमारे डीटी या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल या कहें कि डिजिटल सिग्नल्स जो हमारे पास हैं वो कौन कौन से होते हैं, डिजिटल और दूसरे सिग्नल्स के अंदर फ़र्क क्या है, किन तरह से हम इनपुट्स दे सकते हैं। जैसे हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने देखा था जिसमें हमारे पास था टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो, और इस तरह के हमारे पास दूसरे सिस्टम्स के बारे में बात की थी। आज जो हम देखेंगे, आज हम दो अलग अलग चीज़ों की बेसिक्स देखेंगे और देखेंगे सिग्नल में क्या अप्लाई होता है। दो अलग अलग चीज़ों में आज जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ है वो सिग्नल है, और सेकंड क्लासिफिकेशन जो होगी वो होगी सिस्टम की। हम स्टार्ट करते हैं अपने एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की, या क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स भी बोला जा सकता है। सिग्नल्स की कौन कौन सी टाइप्स या इकसाम हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट इम्पल्स, या जिसको यूनिट सैंपल सीक्वेंस भी बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्मा का। ये सिग्मा का साइन यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास छोटा सा, ये एस की टाइप का होता है, और इसको इन द एंड जो आखिर में एस आता है उसको वापस घुमा के वापस उसके साथ ही एस के जो नीचे का हिस्सा होता है बीच का उसके साथ वापस मिला दिया जाता है। यूनिट इम्पल्स से मुराद है एक। यहाँ पे यूनिट और इम्पल्स अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट का मतलब एक है और इम्पल्स का मतलब भी एक है। जैसे आप दूसरे नाम से देखें, यूनिट का मतलब एक है और सैंपल का मतलब ये कि कुछ भी सीक्वेंस में से कोई हिस्सा उठा लिया गया हो। यहाँ पे जो ये यूनिट इम्पल्स शो कर रहा है ये दो अलग अलग वन को शो कर रहा है। पहला यूनिट शो कर रहा है आपके मैग्नीट्यूड को या एम्पलीट्यूड को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आपके पास सीक्वेंस सैंपल उठाया गया है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसका मैग्नीट्यूड या उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। अब एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड कहाँ पे होता है? एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन कर रहे होते हैं हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर। इस तरह से हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है जो कि ये नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, और ये जो ऊपर वर्टिकल लाइन हमारे पास है ये हमारे पास वाई एक्सिस को शो कर रहा है। एक्स एक्सिस पे मोस्टली इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ को शो किया जाता है जो खुद से चल रही हो, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही हो। मोस्टली टाइम्स वगैरह को इसके ऊपर लिया जाता है। वाई के ऊपर हम उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो डिपेंड कर रही हो एक्स वैल्यूज़ पे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा होता है टाइम पे, टाइम के हिसाब से हमारा मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो रहा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप इसके नीचे सिग्नल को या कहें कि ये जो डायग्राम है हमारे पास फिगर जो बनी हुई है इमेज, इसको देखें तो ये जो हमारे पास एक सिग्नल आया है इसका एम्पलीट्यूड 1 है, ये शो कर रहा है यूनिट को। जहाँ तक बात इम्पल्स या सैंपल की है तो इम्पल्स और सैंपल हमें शो कर रहा होता है एक, मतलब बहुत सारी अगर सीक्वेंस है तो उसके अंदर से आपने कोई एक सैंपल उठा लिया हो। इसको लिखने का या इसकी इक्वेशन बनाने का तरीका यह है, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 1/0। 1 यहाँ पे जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये शो कर रहा है 1 मैग्नीट्यूड को, और 0 शो कर रहा है कि बाकी दूसरी जगहों पे। फिर हमने यहाँ पे आगे लिमिट दी कि कहाँ पे 1 शो कर रहा है, तो 1 शो करेगा 0 पे। n इक्वल्स टू 0, n शो कर रहा है ये एक्स एक्सिस पे प्लेसेस को, जो है 0, मतलब 0 के ऊपर 1 मैग्नीट्यूड होगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा 0 कहाँ पे? हर जगह पे अदर देन 0। जहाँ पे 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे n हमारे पास प्लेसेस को डिफाइन कर रहा है, जैसे यहाँ पे -1, -2, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ये सिग्नल हमेशा से यही हो, ये आइडियलाइज कंडीशन में दिया हुआ है कि सिग्मा n जो है यहाँ पे होता है। हम इस सिग्मा को अपने हिसाब से अपने यूज़ के लिहाज से आगे लेफ़्ट या राइट साइड पर मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऑपरेशन हम आगे जाके अपनी जो दूसरी एग्जांपल्स होंगी ऑपरेशंस की उसके अंदर देखेंगे। अभी इस लेवल पे हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें सिग्नल को कहीं पे मूव करना हो तो हम इस n के साथ
जहाँ यहाँ अंदर हमारे पास n लिखा हुआ है, इस n के साथ प्लस या माइनस कर देते हैं किसी भी नंबर को। यहाँ पे a कोई भी नंबर हो सकता है जो कि हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं n के साथ। ये प्लस और माइनस हमें डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, ये प्लस या माइनस शो कर रहा होता है हमारे पास डायरेक्शन को, जबकि a हमारे पास शो कर रहा होता है उस नंबर को जिस नंबर तक हमने शिफ्ट करना है। लेट से मुझे 3 यूनिट्स शिफ्ट करना है तो मैं a की जगह पर 3 लिख रहा हूँ, या मुझे अगर लेट से 5 यूनिट शिफ्ट करना, मैं चाहता हूँ कि ये सैंपल जो है, ये जो इम्पल्स है ये मेरे 5 पे बन रही हो तो मैं इस पर 5 लिख रहा हूँ। वैसे ही प्लस और माइनस डिफाइन कर रहा होगा कि हमें टूवर्ड्स राइट साइड जाना है, +5 जाना है या +3 जाना है, या टूवर्ड्स लेफ्ट साइड जाना है, -3 या -5 की तरफ। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी जो इमेज दूसरा जो हमारे पास टाइप ऑफ सिग्नल आता है वो है यूनिट स्टेप सिग्नल। ये सिग्नल और जो हमारे पास अभी अबव सिग्नल जो किया हमने सिग्मा वाला, वो मोर और लेस सेम है, बस फ़र्क यहाँ पे क्वांटिटी का आता है। मैग्नीट्यूड दोनों का 1 होता है, यहाँ पे जैसे आप आगे देख रहे हो मैग्नीट्यूड दोनों का 1 होता है, सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क आता है। वहाँ पे क्वांटिटी एक ही होती है, वहाँ पे एक ही सिंबल होता है, यहाँ पे मोर देन 1 सिग्नल्स होते हैं, या कहें कि मोर देन 1 सैम्पल्स होते हैं। ये सैंपल टू द इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं अनटिल अनलेस कि इसके अंदर हम कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके इसको रोक ना दें। आइडियलाइज कंडीशन में ये सिग्नल हमारे पास ज़ीरो से टूवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहे होते हैं, लेकिन हम इसको ज़ीरो से पीछे भी लेके जा सकते हैं, -1 -2 या किसी भी माइनस की वैल्यू से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे ही जो ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो हम इसको इन्फिनिटी से पहले भी कहीं पे भी रोक सकते हैं। यहाँ पे ये म्यू या यू जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिट स्टेप सिग्नल्स को, और n प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब बात यह है कि प्लेसेस को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। डिस्क्रीट सिग्नल एनालॉग नहीं होता कि हर जगह पर कंटिन्यूस हो, तो इस वजह से हमने सैंपल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि हर जगह पे हमने जो सैंपल उठाया हुआ है, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल, अगर इसके बीच में कोई सैंपल उठा हुआ है तो ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से चल रहा होगा। लेकिन जैसे हम ग्राफ के अंदर करते हैं कि 1 2 3 और इसके बीच में 1.1 1.2, तो हमने ये एक जनरलाइज 1 2 3 4 यहाँ पर लिया हुआ है। सैंपल इसके अलावा बीच में और दूसरे सैंपल भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास आइडियलाइज कंडीशन शो की है वो है कि n 0 से और 0 से बड़ा हर जगह पर टूवर्ड्स टू द इन्फिनिटी 1 होगा, लेकिन 0 से छोटा हर जगह पर 0 होगा। यहाँ पे 0 से छोटा यहाँ पर शो नहीं करा हुआ है, अगर हम शो करेंगे तो वो लाइन यहाँ पर आ रही होगी और हर जगह पर 0 होगा। यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अगर आपका सैंपल कहीं पर जाकर रुक रहा है, जैसे यहाँ पे सारे सैंपल जो है 1 पर जाकर रुक रहे हैं, तो वहाँ पे आखिर में एक छोटा सा डॉट या एक छोटा सा पॉइंट लगा दें, ताकि ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पर आकर आपका सैंपल रुक गया। अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर आपकी कोई भी एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन तो करनी हुई, अगर आपकी कोई भी एक लाइन है और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो इसका मतलब ये कि ये हो सकता है आगे कहीं पर कंटिन्यू चल रही हो। इसके बाद फिर हमारे पास आता है यूनिट रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल हमारे पास कौन से सिग्नल होते हैं? रैंप सिग्नल होते हैं वो जो अपने सैंपल नंबर के हिसाब से अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हों। सैंपल नंबर से मुराद ये है कि अगर सैंपल नंबर मेरे पास 1 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो, सैंपल नंबर अगर 2 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 2 हो, सैंपल नंबर अगर 3 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 3 हो, एंड सो ऑन। वो इस तरह से चलता जाए टिल इन्फिनिटी, जब तक हम उसको रोक ना दें। अभी हम यहाँ पे टिल इन्फिनिटी देख रहे हैं, जब आगे जाके इनका यूजेज वगैरह आएगा तो फिर हम देखेंगे कि अगर हमें सिग्नल को रोकना है तो किस तरह से उस सिग्नल को रोका जाता है। ये सिग्नल भी 0 से स्टार्ट होकर टूवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा होता है और 0 से कम पे हम इसको 0 शो कर रहे होते हैं।
रैम सिग्नल को के लिए जो वेरिएबल यूज़ किया जाता है वो है आर, और क्योंकि ये भी सारे सैम्पल्स हैं तो इसलिए हम अंदर एन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम टी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एन लिख रहे होंगे। टी इस वजह से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको टाइम के लिहाज से नहीं, हम इसको सैंपल के लिहाज से मॉडिफाई या कहेंगे सैंपल के लिहाज से रेट कर रहे हैं, सैंपल के लिहाज से डिफाइन कर रहे होते हैं हम अपने सिग्नल्स को। वेयरएस जो आपके वाई एक्सिस है हम उसको मैग्नीट्यूड बोल रहे होते हैं कि इतना यूनिट हमारा मैग्नीट्यूड है या इस नंबर का हमारे पास मैग्नीट्यूड मौजूद है। अब जैसे इस फिगर के अंदर या इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि 2 पे 2 आ गया, 3 पे 3 है, 4 पे 4, 5 पे 5 या 1 पे 1 या 0 पे हमारे पास 0 है। अब देखें 0 पे 0 तो भी हमने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है जो इस बात को शो कर रहा है कि हमारा जो सैंपल है वो यहाँ पर 0 मौजूद है। इस यूनिट रैम्प सिग्नल के बाद हमारे पास आता है एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कौन से होते हैं? ये वो सिग्नल्स होते हैं जो पावर के अंदर मौजूद हों किसी भी अल्फ़ाबेट के या ई के। यहाँ पे हम मोस्टली जो यूज़ कर रहे हो तो हम कहते हैं ई एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए ऑफ एन। अब ए ऑफ एन हमारे पास ए कुछ भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में। ए जो है हमारा -1 से छोटा भी हो सकता है, ए जो है हमारा 1 से बड़ा भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे हमने डिफरेंट फिगर्स के अंदर शो किया हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ए असल में हमारे पास है क्या। ए हमारे पास असल में है क्या? ए हमारे पास जो है वो है आर ई की पावर जे थीटा। यहाँ पे आर हमारे पास गेन को शो कर रहा है जो कि हमारे किसी भी सिग्नल को कम या ज़्यादा या बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और जबकि ई जो है ई जे थीटा जो है हमारी वैल्यू को शो कर रहा है जो कि रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है। इस कॉम्प्लेक्स पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कॉस थीटा एन प्लस जे साइन थीटा एन। इस पूरे उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा ये थीटा एन जो है ये पूरा ई थीटा जे थीटा एन हमारे पास खुल जाता है इस पूरे फार्मूले में, कॉस थीटा एन प्लस जे साइन थीटा एन, और आर ऑफ एन वैसे ही बाहर रहता है। फिर अगर हम इसकी रियल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे cos थीटा एन हमारे पास रियल वैल्यू है, जबकि j sin थीटा एन हमारे पास इमेजनरी वैल्यू को शो कर रहा है। यहाँ पे j बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे आपके पास आयोटा यूज़ कर रहा होता है, जैसे आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 या आयोटा जो है इक्वल्स टू √-1 होता है। वैसे ही j की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास वैल्यू जो है हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ओके ना, यहाँ पे जो आई है या ये जो एक्स के साथ हम आई देख रहे हैं कैपिटल सा, ये हमारे पास आई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी को, जबकि आर जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रियल को। यहाँ पे काम हम वही कर रहे हैं कि आर को हमने कॉस थीटा के साथ और जे साइन थीटा एन के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेट से हम इसी चीज़ को एग्जांपल के लिहाज से देख लेते हैं। हमारे पास ये एक फार्मूला है जिसका गेन 0.9 है, यहाँ पे भी गेन 0.9 दिया हुआ है हमने, और कॉस पाई एन बाय 10 साइन पाई एन बाय 10 हमने लिया है। तो हमारे पास इस तरह की कुछ वैल्यूज़ जनरेट हो रही होंगी इमेजनरी में, जैसे नीचे इमेजनरी में हमें पास गिवन है और ऊपर रियल वैल्यूज़ में। फिर यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखते हैं, हम इस रियल और इमेजनरी वैल्यूज़ को, या कहें कि हम जो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स बनते हैं, हम इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस तरह से बोला जा सकता है कि हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन देयर मैग्नीट्यूड और इनके फेस के लिहाज से, फेस कह लें, एंगल कह लें, इनके जो वर्किंग है या जिस तरह से ये डिग्री के अंदर वर्क कर रहे हैं उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आर ऑफ एन है वो हमारे पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैग्नीट्यूड को,
या एम्पलीट्यूड को। मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड मोस्टली वाई एक्सिस के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन हम इसको विद रिस्पेक्ट टू सैम्पल्स अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लेट से 12 सैंपल हैं तो हर सैंपल का मैग्नीट्यूड क्या है, हमने हर सैंपल का मैग्नीट्यूड यहाँ पर डिफाइन कर दिया। वैसे ही जो हर सैंपल आ रहा है उसका एंगल क्या होगा। एंगल क्यों ज़रूरी बन जाता है अक्सर, जैसे अगर हमें हमारे पास अक्सर जो घरों के अंदर 3 फेज वगैरह आ रहे होते हैं, या जो और दूसरे हमारे पास एक ही लाइन के अंदर हमने डिफरेंट फेजेस को या डिफरेंट करंट्स को पास करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उनका एंगल्स चेंज कर देते हैं। एंगल चेंज करने से क्या होता है, एक ही टाइम पे सारे सिग्नल्स हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और वो सारे सिग्नल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, एक दूसरे के अंदर कोई कोलिजन या कोई डिस्टॉर्शंस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। यहाँ तक जो हमारी बात थी वो थी जो अभी तक हम देख रहे थे एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स तक, ये थे हमारे पास एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। इसके अलावा हमारे पास और होते हैं पैराबोलिक, एक्लिप्स वगैरह सिग्नल्स, उसको हम जनरलाइज फॉर्म के अंदर अभी यहाँ पे नहीं देख रहे। फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टॉपिक शुरू होता है आज के सिग्नल का, वो है बेसिक ऑपरेशंस। हम अपने सिग्नल्स के ऊपर कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। जब हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं स्केलिंग्स की। हम अपने सैंपल्स वगैरह के ऊपर, अपने सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं स्केलिंग को। अर्थमेटिक्स फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं हम इनके अलावा इसके अंदर मिरर कर सकते हैं और इसके अलावा हम कर सकते हैं शिफ्ट। जब हम स्केलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की स्केलिंग निकल कर आती है। एक है स्केलिंग ऑन एक्स एक्सिस, एक है स्केलिंग ऑन वाई एक्सिस। अभी हमने लास्ट उसमें देखा कि वाई एक्सिस पे हमारे पास चल रहा होता है सारा एम्पलीट्यूड, तो वाई एक्सिस स्केलिंग को हम मोस्टली एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। लेट्स से ए हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को। एक्स एक्सिस पे अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे पास सैंपल चल रहा होता है, या एक्स एक्सिस पे हमारे पास अभी हमने ऊपर बात की कि टाइम चल रहा होता है, तो एक्स एक्सिस स्केलिंग को हम टाइम स्केलिंग भी बोलते हैं, या बहुत सारी जगहों पे सैंपल स्केलिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम सैंपल को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं अपने अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अर्थमेटिक के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं अपना एडिशन, अपना सब्ट्रैक्शन, अपना मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन्स को मोस्टली यहाँ पे नहीं हम कंसिडर कर रहे होते, लेकिन डिवीजन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें डिवीजन भी हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मिरर। मिरर एक ही फंक्शन होता है, जैसे अगर आपने डीएलडी वगैरह या दूसरे आपने कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह देखे हो, नॉट गेट देखे हो, उसके अंदर क्या होता है, हम अपने सिग्नल का इन्वर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है मिरर के अंदर, या जैसे हमारे पास मिरर का काम होता है कि हम मिरर के अंदर जो भी चीज़ देख रहे होते हैं वो उल्टी होती है। हम सीधा हाथ बढ़ा रहे होते हैं, मिरर की तरफ से उल्टा हाथ आगे आ रहा होता है, लाइक हमें लगता है कि वो उल्टा हाथ हमारी तरफ आगे कर रहा है, लेकिन अगर मिरर की कॉन्सेप्ट से देखें तो वो सीधा ही कर रहा होता है। यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही काम कर रहा होता है। मिरर में हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी हमारे पास सीधे हाथ पे चीज़ होती है हम उसको सेम नंबर ऑफ सैंपल पे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ले जाते हैं। जो भी लेफ्ट साइड पे चीज़ होती है उसको सेम नंबर ऑफ सैंपल पे टूवर्ड्स राइट साइड पे ले जाते हैं। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ सैंपल सेम किया जाता है। जब हम शिफ्ट की बात करते हैं तो अब हमारे पास दो तरह के शिफ्ट निकलते हैं, एक टूवर्ड्स लेफ्ट साइड और दूसरा टूवर्ड्स राइट साइड। जैसे अभी हमने ऊपर बात की, हम सीधे हाथ की तरफ भी किसी भी चीज़ को लेके जा सकते हैं और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड भी लेके जा सकते हैं। ये मोस्टली शिफ्टिंग जो की जाती है ये हमारे सैंपल्स को एडजस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, या जैसा भी हम स्टार्टिंग से बात करें। स्केलिंग हम क्यों करते हैं, स्केलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो सैंपल है वो किसी मखसूस जगह तक पहुंच जाए। हमारे सैंपल का जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि अगर एम्पलीट्यूड चाहिए तो उसकी एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा हो कि हम उसको सुन सकें। लेट्स से कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम है, अब अगर आवाज़ कम है तो हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे। जब उसका मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये आपके पास स्केलिंग है, एग्जाम्पल हो सकती है स्केलिंग की। फिर अगर हम टाइम के लिहाज से, तो जैसे हम किसी चीज़ को स्लो कर देते हैं,
अब कोई चीज़ अगर 1 मिनट की है तो स्लो होने के बाद वही चीज़ 2 मिनट की हो गई, तो ये हमने उसका टाइम बढ़ा दिया। या अगर हम किसी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इस फास्ट फॉरवर्ड में क्या होता है, जो चीज़ 1 मिनट की थी वो अब आधे मिनट के अंदर हम देख लेते हैं। तो ये हम उसकी स्केलिंग कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है अर्थमेटिक। ओके, अर्थमेटिक से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे पास 4 सिग्नल है, इनमें से 3 जो ऑपरेशंस हैं वो यूनि सिग्नल्स के ऊपर होते हैं। यूनि सिग्नल से मुराद ये है कि अगर आपके पास एक सिग्नल है तो आप उसके ऊपर भी उनको अप्लाई कर सकते हो। इन यूनि सिग्नल्स के अंदर हमारे पास आता है स्केलिंग, मिरर एंड शिफ्ट। हम स्केलिंग किसी भी एक सिग्नल के ऊपर कर सकते हैं, हम मिरर किसी भी एक सिग्नल को कर सकते हैं, हम शिफ्ट किसी भी एक सिग्नल को कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है अर्थमेटिक की, तो हम मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो अर्थमेटिक है वो मोर देन 1 सिग्नल के ऊपर हो रहा हो। किसी 2 सिग्नल को आपस में ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसके अंदर भी डिपेंड कर रहा है आपके पास वैल्यू, अगर स्केलर क्वांटिटीज़ को आप वर्क कर रहे हो या आप वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिहाज से या कहो कि दूसरे सिग्नल्स के लिहाज से कर रहे हो। अगर तो स्केलर है तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेट्स से कि 2 ऐड कर दिया सब में, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 सब में से माइनस कर दिया। लेकिन अगर सिग्नल टू सिग्नल है तो फिर आपके पास 2 सिग्नल्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मोस्टली उस वक्त किया जाता है लेट्स से कि जैसे कैरियर सिग्नल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करते हैं थ्रू दिस मोबाइल फ़ोन, थ्रू दिस टावर्स, तो हम क्या करते हैं, हमारा बेसिक सिग्नल नहीं जा रहा होता, वो किसी कैरियर सिग्नल के ऊपर बैठ कर जा रहा होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एग्जांपल देखी थी, अगर किसी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना हो, लेट्स से उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए क्या करता है, कार का या बाईसाइकिल का या किसी दूसरे मीडियम का यूज़ कर रहा होता है। वैसे सिग्नल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी, किसी दूसरे सिग्नल की हेल्प ले रहे होते हैं। ये जो एडिशन होता है, ये जो हम दूसरे सिग्नल का या दूसरी कार वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं, ये एडिशन होता है हमारी एबिलिटी के अंदर। जो हम वॉक कर सकते हैं उसके अंदर, एबिलिटी के अंदर इस कार का, बाइक का एडिशन होता है, जो हमारी हेल्प कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मिरर मोस्टली यूज़ किया जाता है, हम देख रहे होते हैं कि अगर हम इसका दूसरा एंड बनाए दूसरी तरफ का तो वो किस तरह का होगा। शिफ्टिंग की जाती है ताकि हम अपने सैंपल्स को शिफ्ट कर सकें, एडजस्ट कर सकें। लेट्स से कि वीडियो और ऑडियो आगे पीछे हो गई किसी चीज़ की, तो हम अपने किसी भी एक सैंपल को आगे या पीछे शिफ्ट करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अक्सर हमने देखा होगा कि वीडियो आगे चल जाती है, ऑडियो पीछे चल रही होती है, या ऑडियो आगे चल जाती है, वीडियो पीछे चल रही होती है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, अपने इस शिफ्टिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। सॉरी। ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं अपने इन्हीं सारे सैंपल्स की। सबसे पहले हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड सैम्पलिंग। एम्पलीट्यूड सैम्पलिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने वाई एक्सिस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। वाई एक्सिस के अंदर हम अपने सिग्नल को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एक ये जनरलाइज सिग्नल यहाँ पे गिवन है, हमने इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करा है 2 से, तो हमारे पास सिग्नल 2 टाइम्स हो गया। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन ये है हमारे पास गिवन। यहाँ पे क्या है, बेसिक सिग्नल के साथ एक अदद सी लिखा होता है। ये सी जो है हमारे पास बेसिक फैक्टर है या स्केलिंग या एम्पलीट्यूड फैक्टर है। जैसे हमारे पास वेरिएबल होता है जो वर्क कर रहा होता है, जो डोनेट किया जा रहा होता है, वैसे यहाँ पे सी जो है हमने डोनेट किया हुआ है किसको, एम्पलीट्यूड को। जब जब हम इस सी के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कम या ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ को यहाँ पे देखना है, 3 तरह के हमारे पास सी मौजूद हो सकते हैं। पहला, अगर तो सी 1 है तो हमारे पास जो गिवन होगा वही आपका आउटपुट निकल रहा होगा। जैसे ये मेरे पास, लेट्स से ये मेरे पास इनपुट है और ये मेरे पास आउटपुट है, तो जो आपके पास इनपुट होगा वही आपका आउटपुट होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद चीज़ सेम रहती है। अगर तो आपका सी, ओके, चौथी कंडीशन है, अगर आपका सी 0 है तो आपके पास आंसर हमेशा 0 आ रहा होगा। अब बात करते हैं सी 1 से बड़ा या 1 से छोटा है तो। अगर तो सी 1 से लेट्स से सी 1 से बड़ा है, ऐसी कंडीशन में आप
आपका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा राइज होगा, बड़ा होगा, हाई होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास C 1 से बड़ा था, 2 था, तो आपका एम्पलीट्यूड राइज हो गया, हाई हो गया विद रिस्पेक्ट टू या कहें बनिस्बत इनपुट के। अगर आपका C 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, 1 से छोटा 0 से बड़ा मुराद मतलब 0.1, 0.001, 0.5, 0.005 या पॉइंट की कोई भी वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में 0.00001 भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो लो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू योर इनपुट। ओके, इसके बाद फिर हम अपने दूसरे ऑपरेशन को देखते हैं। हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है हमारा अर्थमेटिक। इस अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास आता है, अभी यहाँ पे हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की तो वो मोर और लेस हमारे एडिशन के बराबर ही होता है। लेट्स से कि हमारे पास एक सैंपल है इस तरह का हमारे पास दो सैंपल हैं, एक है x1 जिसके नाम हमारा इस तरह से वैल्यू है, और ये सारी वैल्यूज जो है हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। लेट्स से दूसरा हमारे पास x2 है, x2 जो है हमारे पास जो है वो बराबर इस तरह से 1, दूसरी वैल्यू 2 है, तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और लेट्स से एक वैल्यू हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास। अब इनकी अगर वैल्यू लिखूँ मैं तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास लेट्स से -1, 1, 2, 3। अब अगर हम एडिशन की बात करते हैं, जब भी दो सिग्नल, ये हमारे पास एडिशन का फॉर्मूला है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मोर और लेस सेम है, जस्ट प्लस और माइनस का फर्क होता है, यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का भी यही काम है, सिर्फ हम क्या भी लगा देते हैं बीच में एक फुल स्टॉप या मल्टीप्लाई। अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स से हमारे पास x1 है और ये मेरे पास x2 है। मुझे अगर सबसे पहले लेट से ऐड करना है तो क्या होगा। जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई की बात की जाती है तो हमेशा प्लेस टू प्लेस मल्टीप्लिकेशन होती है। प्लेस टू प्लेस से मुराद क्या है, लेट से ये मेरी प्लेस 1 है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल प्लेस 1, सैंपल प्लेस 2, सैंपल प्लेस 3। ये वैसे ही ये मेरे पास सैंपल प्लेस ओरिजिन 0, ये सैंपल प्लेस -1, 1, 2 और 3, सैंपल प्लेस -1, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस की वैल्यू कर रहे हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू होती है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और ये चल रहे होते हैं हमारे पास -1, -2, -3 चल रही होती है एंड सो ऑन। तो वो -1, -2 इस तरह से हमारे पास। लेट्स से कि अब मुझे अगर ऐड करना है तो किस तरह से होगा। अगर मुझे ऐड करना है, ऐड करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मुझे क्या करना है, जब भी ऐड करूंगा तो मैं प्लेस टू प्लेस ऐड कर रहा हूँ। प्लेस टू प्लेस से मुराद ये है कि ये वाला 1 इस 1 के साथ ऐड होगा, ये 2 इस 2 के साथ, ये 3 इस 3 के साथ। वैसे यहाँ पे -1 पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो ये -1 इस -1 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सारे काम होंगे। अब -1 की जो मैग्नीट्यूड है उसको इसके साथ हमेशा ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट मैग्नीट्यूड को किया जाता है, सैंपल्स को नहीं। सिर्फ सैंपल के मैग्नीट्यूड को किया जाता है। जैसे -1 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है 0, वैसे यहाँ पे -1 का मैग्नीट्यूड क्या है -1, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी -1। वैसे ही यहाँ पे 1 पे मैग्नीट्यूड क्या है 1, और यहाँ पे 1 पे मैग्नीट्यूड क्या है 1, 1 + 1 मैग्नीट्यूड हो गया मेरे पास 2। वैसे यहाँ पे 1 + 2 मैग्नीट्यूड हो गया मेरे पास 3, 1 + 3 मैग्नीट्यूड हो गया मेरे पास 4। ये हो गया मेरे पास एडिशन, -1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 1 पे मेरे पास 2 है, 2 और 3। वैसे ही अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी ऑन सब्ट्रैक्शन। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखना है। एडिशन में कोई मसला नहीं होता कि आप इसका मैग्नीट्यूड पहले देख रहे हैं या इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि 1 + 2 करें या 2 + 1 करें बात सेम ही होती है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में मसला हो सकता है। अब अगर मैं x1 में से x2 निकालूंगा तो 0 - 1
मेरे पास वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 माइनस 1, 0 माइनस माइनस का 1। अगर मैं लिखता हूँ 0 माइनस, दूसरे का मैग्नीट्यूड है मेरे पास माइनस का 1, तो ये माइनस और माइनस मेरे पास पॉजिटिव 1 दिखा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जो सैंपल बनाऊंगा वो मेरे पास बन रहा होगा पॉजिटिव 1, माइनस का 1 नहीं, पॉजिटिव 1 बन रहा होगा -1 पे। अब 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया, तो मेरे पास बचता है माइनस का 1, माइनस का 1। अच्छा, माइनस का 1 मेरे पास यहाँ पे आ गया, माइनस का 1। अब 1 में से 3 गया, वही वाली बात, 1 में से 3 गया तो मेरे पास बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2 भी मेरे पास नीचे आ रहा है, माइनस का 2। एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से, जैसे 1 में से 1 गया, मेरे पास क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे एक अदद फुल स्टॉप, जैसे यहाँ पे मैंने छोटा फुल स्टॉप टाइप लगाया है, फुल स्टॉप या सर्किल बनाना ज़रूरी है, जो इस बात को शो कर रहा हो कि यहाँ पे आपकी वैल्यू, आपके पास वैल्यू क्या है 0, 1, ये 2 पे -1 आ रहा है और 3 पे -2। अभी मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दी। ओके, अब अगर यही काम मुझे करना है लेट से मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या होगा, यही काम अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन पे करना है तो यही सारी टर्म मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही होंगी। 0 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ जाएगा मेरे पास 0। कोई भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नहीं बन रही होगी, तो मैं यहाँ पर एक अदद छोटा सा गोल दायरा जो कि 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा बना दूंगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मेरे पास आंसर आ रहा होगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे पास आंसर आ रहा होगा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, मेरे पास आंसर आ रहा होगा 3। तो आप देख सकते हैं कि एक ही तरह के इनपुट के अंदर जब हम मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट तरह की आ रही हैं। ये था हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन। फिर इसके बाद हम अपने स्केलिंग का दूसरा पार्ट देखते हैं, जो कि है हमारे पास टाइम स्केलिंग। उससे पहले वाला जो हम देख रहे थे वो था एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ये है हमारे पास टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने नंबर ऑफ सैंपल्स को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स से मुराद ये है कि हमारा जो रेंज होती है ऑन एक्स एक्सिस, उसको हम कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ अच्छा एक चीज़ जो हम लास्ट स्लाइड के अंदर रह गई हमारी, वो थी कि हम इसको, ओके यहाँ पे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, टाइम स्केलिंग की बात करते हैं। अब जैसे हमने देखा था मैग्नीट्यूड स्केलिंग के अंदर हम यहाँ पे एक c लिख रहे थे, अब हम टाइम स्केलिंग के अंदर क्या करते हैं, हम इस n के साथ k को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे k हमारा वो फैक्टर है, वो वेरिएबल है जो कि शो कर रहा है किसको, हमारे टाइम स्केलिंग को। हमारे पास यहाँ पे जो x ऑफ n डायग्राम के अंदर गिवन है, ये हमारे पास जनरलाइज टर्म है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा किया, अगर मैं वैल्यू को 1 से छोटा कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1 से छोटा कर दिया, 0.5 कर दिया, तो मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए कम हो गई। अगर मेरा k 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो मेरी रेंज कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मेरा k 1 से बड़ा है तो मेरी रेंज बढ़ जाएगी, देखो -6 से 2। असल में सैंपल्स उतने ही हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स उतने ही हैं, -2 कितने यहाँ पे अगर सैंपल गिनता हो तो 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 सैंपल यहाँ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सैंपल्स वही हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स वही हैं, उनकी रेंज बढ़ा दी जाती है एक्स एक्स पे। रेंज से मुराद क्या है, जैसे अगर मैं ये 7 सैंपल -3 से 3 तक लिख सकता हूँ, तो वही चीज़ अगर मैं रेंज कम कर दूं तो अब यहाँ पे आके क्या हो गया, -1.5 से 1.5, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज। वही चीज़ यहाँ पर आके क्या हो गई, -6 से 6 तक। असल में करा क्या, जब ये बढ़ा हमने कर दिया तो यहाँ पे जो बीच में 1 था, बीच में 3 था, बीच में 5 था, इनके ऊपर हमने कोई सैंपल लिया नहीं है,
इनके ऊपर हमने कोई सैंपल लिया नहीं, यहाँ पे वैल्यू 0 है। वैसे -1 पे वैल्यू क्या है हमारे पास 0। वैसे जब हमने सैंपल को स्क्वीज करा, जब हमने सैंपल को छोटा करा, तो हमारे पास क्या हुआ, 1 और 0 के बीच में भी हमने एक एक वैल्यूज को उठाना शुरू कर दिया। ये हमने यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करा है। हम जब ये देख रहे हैं ये बेसिक ऑपरेशंस है। इन ऑपरेशंस को कम्प्लीटली एक नंबर के अंदर या एक इक्वेशन के अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है, वो अभी हम इन ऑपरेशंस के बाद देखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है टाइम रिवर्सल, या जिसको हम मिरर भी बोल सकते हैं, फोल्ड वगैरह भी बोल सकते हैं। टाइम रिवर्स जितना भी, अच्छा आप देख रहे हैं जितना भी काम हम टाइम के लिहाज से कर रहे हैं, तो हम अंदर n के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जब हमने मैग्नीट्यूड पे काम किया था तो हम बाहर काम कर रहे थे। अब टाइम रिवर्सल के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी है। टाइम रिवर्सल के लिए हमें किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ क्या करते हैं, n के साथ एक माइनस लगा देते हैं, या ये कहें कि n की जो वैल्यू है, जो हमारा सैंपल शो कर रहा है, हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी आ रही होती है, वो इस माइनस की वजह से वो इस माइनस की वजह से क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, चेंज हो जाती है। -1 जैसे 2 है, 2 के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ -2 हो जाएगी। 3 करेंगे तो 3 के साथ -3 हो जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था कि जगह चेंज हो जाती है लेकिन एम्पलीट्यूड सेम रहता है। अब उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो 0 ओरिजिन होता है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 0 को -1 से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ -1 ही नहीं, तो उसका आंसर फिर भी 0 ही आना होता है। अब जैसे जो चीज़, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 पे बन रहा था, वो मैग्नीट्यूड अब जाकर कहाँ बन रहा होगा, -1 पे। जैसे यहाँ पे 2 बन रहा था, माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 4 पे बन रहा था, वो यहाँ पर जाकर किस पे बन रहा होगा, 4 पे। प्लेस सेम है, सिर्फ प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा हो। अगर -4 से 4 पे लेकर आएंगे तो भी ये माइनस का फॉर्मेट शो कर रहा होगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट, या कहेंगे लास्ट, हमारे पास ऑपरेशन आता है किसी भी सिग्नल के ऊपर अप्लाई करने का, वो आता है टाइम शिफ्ट का। हम अपने वैल्यू को टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, हम अपने x ऑफ n के साथ, मैंने जैसे आपको वही लास्ट उसमें पीछे बताया था, प्लस या माइनस कर रहे होते हैं a को। यहाँ a बता रहा होता है, जैसे यहाँ पे 3 हमें बता रहा है कि हमने कितना शिफ्ट करना है। लेट्स से ये बेसिक था, तो बेसिक को कितना लेफ्ट या राइट पे शिफ्ट करना है। जब भी हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड हमने शिफ्ट करना है। जब भी हम माइनस साइन लगाएंगे, इसका मतलब है टूवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करना है। लेफ्ट साइड को बिहाइंड भी बोलते हैं और राइट साइड को अहेड भी बोलते हैं, सही है। लेफ्ट साइड को डिले भी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड को एडवांस भी बोलते हैं, और राइट साइड को डिले भी बोला जाता है। तो अगर आप कहीं और सर्च कर रहे हैं और आपको इन वर्डिंग के साथ मिल रही है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, पहले बता दिया है। इनको क्यों इस तरह से बोला जाता है, लेफ़्ट और राइट तो आपको पता चल गया, क्योंकि हम लेफ़्ट या राइट साइड पर अपना सिग्नल को मूव कर रहे होते हैं, इसलिए लेफ़्ट या राइट बोला जा रहा होता है। एडवांस या डिले क्यों बोला जाता है, एडवांस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो टाइम से पहले आ जाता है। लेट्स से अगर कोई चीज़ 5 बजे है और 5 बजे से पहले 4 बजे आ जाए, तो वो क्या होता है, पहले हो गया काम, एडवांस में हो गया। आपकी सैलरी 2 तारीख को मिलनी थी, लेकिन वो 1 तारीख को मिल गई, एडवांस में काम हो गया, एडवांस में सैलरी मिल गई, ये कहा जाता है। देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेफ्ट साइड पे जाने वाली चीज़ एडवांस कहलाती है। जो काम यहाँ 2 पे होना था, अब वो -2 पे हो रहा है, वो पहले चला गया आपका काम। जो काम पहले चला गया वो क्या हो गया, एडवांस में। लेकिन अगर वही काम आपका बाद में चला जाए, जैसे यहाँ पे कहीं जा रहा है, तो वो क्या हो गया है, डिले हो गया है। तो इसलिए जो यहाँ पे काम हो रहा है वो डिले के साथ है, जो यहाँ पे काम हो रहा था वो आपके पास एडवांस में जा रहा है। बिहाइंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो टाइम है उससे पीछे आप काम कर रहे हो, और अहेड आप आगे काम कर रहे होते हो। अहेड का मतलब आगे चला गया है काम, और बिहाइंड का मतलब आपने पीछे ये काम कर कर आ रहे हो।
ओके अभी खैर आई गेस इसको एग्जाम पे स्लाइड्स के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम इसको एक ही इक्वेशन के अंदर सारी चीज़ देखना चाहें तो हम किस तरह से देख सकते हैं। लेट्स आपके पास लिखा हुआ है y ऑफ n इज इक्वल्स टू सॉरी y ऑफ n इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई ए बी सी डी सी एक्स, या चलो दोनों चीज़ों के लिहाज से लिख देता हूँ, सी एक्स ब्रैकेट में, फिर हमारे पास लेट से के एन, फिर हमारे पास लेट से अभी हमारे पास प्लस है, इसके अंदर माइनस भी हो सकता है, और फिर हमारे पास ए। सही, इसी की एग्जांपल को अगर मैं कहता हूँ कि y n इज इक्वल टू, हमारे पास कोई चीज़ इस तरह से लिखी हुई है, लेट से 3x ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 2, लेट से अभी भी हम प्लस को ही यूज़ कर लेते हैं, 2 प्लस 2n प्लस 5। ओके, आप ये देख रहे हो कि जो नीचे वाली जो इक्वेशन लिख रहे हो ना, जो नीचे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपने देखी होगी मोस्टली कहाँ पे, इस तरह से कह लो कि कहीं मैथ्स वगैरह के अंदर, इस टाइप के अंदर आप इस तरह की चीज़ें देख रहे होगे। y ऑफ n को अगर छोड़ दें तो सिर्फ इतना पार्ट जो है मैथ्स के अंदर कि 2x प्लस n 2x प्लस 3n या x के अंदर 3n प्लस 5, ये सारी चीज़ें भी ऑलमोस्ट हाँ कह सकते हैं वहीं से हमने उठाई हुई हैं। अब यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, अगर हम उसके लिहाज से देखें तो यहाँ पे हर चीज़ अपने आप को अलग अलग डिफाइन कर रही है। y ऑफ n ओके y ऑफ n से नहीं, अगर हम थोड़ा और बेसिक के थ्रू इसको डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे y अलग से कुछ डिफाइन कर रहा है, सही है। यहाँ पे n अपने आप को अलग से कुछ डिफाइन कर रहा है, 3 कुछ और डिफाइन कर रहा है, x कुछ और डिफाइन कर रहा है, 2 कुछ और डिफाइन कर रहा है, 5 कुछ और डिफाइन कर रहा है, n कुछ और डिफाइन कर रहा है। ओके, अब क्या डिफाइन कर रहा है हम इसको देख लेते हैं। लेट्स से y ऑफ n क्या डिफाइन कर रहा है हमें, हम इसको थोड़ा सा कलर अलग कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में या याद रखने में आसानी हो। n क्या डिफाइन कर रहा है हमें, 3 हमें क्या डिफाइन कर रहा है, वैसे ही हमारे पास जो है x क्या डिफाइन कर रहा है हमें, यहाँ पे 2 क्या डिफाइन कर रहा है हमें यहाँ पे, और क्या है हमारे पास प्लस क्या डिफाइन कर रहा है हमें, और फिर हमारे पास इन द एंड जो बचता है वो बचता है हमारे पास 5। हमारे पास 5 क्या डिफाइन कर रहा है, इन्हीं सारी चीज़ों के लिहाज से बात करते हैं। तो सबसे पहले 5 की बात करते हैं। 5 हमारे पास बता रहा है शिफ्ट, नंबर ऑफ शिफ्ट। ओके, यहाँ पर आई जगह नहीं है, नंबर ऑफ शिफ्ट, कौन से कितने नंबर ऑफ शिफ्ट आपने करना है, सही है, 5 दफ़ा शिफ्ट करना है, 6 दफ़ा शिफ्ट करना है, 7 दफ़ा शिफ्ट करना है। वो ये जो ग्रीन रंग में लिखा हुआ है ये आपको बता रहा होता है डायरेक्शन क्या है आपकी। ओके, सॉरी फॉर द राइटिंग, ये हमें बता रहा होता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट साइड, सही है, आप कौन सी डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये जो 2 आपके साथ लगा हुआ है ये आपको क्या बता रहा होता है, 2 आपको बता रहा होता है स्केलिंग, सही है। फिर x आपको बता रहा होता है, ओके अगर हम इसकी बात करते हैं, x आपको बता रहा होता है कि ये आपके पास आउटपुट की वैल्यू है, सॉरी इनपुट है आपके पास, इनपुट जिसके ऊपर आपने फंक्शन परफॉर्म करा है। y आपके पास बता रहा होता है कि आपका आउटपुट क्या है। n आपके पास बता रहा होता है कि आपने सैंपल उठाया हुआ है। 3 आपके पास बता रहा होता है आपने एम्पलीट्यूड के ऊपर वर्क करा है। और 2 क्या बता रहा होता है आपको, 2 आपको बता रहा होता है, ओके। तो ये थी हमारे पास वर्किंग अपने शिफ्टिंग की, और हमारे जो
कह लें कि ऑपरेशंस थे उनकी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक जो हमारी बात थी ये सारी थी हमारे एक सिग्नल या कहेंगे सारे सिग्नल्स के लिहाज से। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम्स कौन कौन से तरह के हो सकते हैं। जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम टोटल होल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हमने कोई इनपुट लिया होता है, फिर हम उसका कुछ प्रोसेस करते हैं और आउटपुट निकाल देते हैं सैम्पल्स या डिस्क्रीट के फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास x इनपुट शो कर रहा है, y आउटपुट शो कर रहा है और h जो है वो सिस्टम या प्रोसेसिंग यूनिट है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक आ रहा होता है। स्टैटिक कौन सा होता है हमारे पास? स्टैटिक हमारे पास मेमोरी लेस सिस्टम्स होते हैं। ये डिपेंड कर रहे होते हैं आपके जो भी प्रेजेंट इनपुट्स हैं उनके ऊपर। तो ये स्टैटिक सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर काम करते हैं, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पास्ट या फ्यूचर में कौन सा इनपुट आने वाला है या क्या होगा। अगर तो वो सिर्फ प्रेजेंट पे काम कर रहा है तो वो स्टैटिक है। अगर वो डायनेमिक प्रेजेंट के अलावा वो पास्ट के ऊपर वर्किंग कर रहा है या फ्यूचर को देख रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा? डायनेमिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास स्टैटिक है, लेकिन जब आप इसके अंदर कुछ शिफ्टिंग वगैरह ऐड कर देते हो तो ये आपके पास क्या हो जाता है? डायनेमिक। अब पता कैसे चलता है कि आपने शिफ्ट कर दिया, आपने फ्यूचर या पास देख रहे हो? तो ये वही चीज़ है कि फ्यूचर देखने के लिए आपको एडवांस जाना पड़ता है, आपको अहेड जाना पड़ता है, और पास देखने के लिए आपको बिहाइंड जाना पड़ता है। जैसे ये माइनस और यहाँ पे ये वाला माइनस आपको बता रहा है। फिर इसके बाद जो दूसरा सिस्टम हमारे पास आता है वो है टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। बेसिक हमारे पास इस नाम से ही पता चलता है। वेरिएंट से मुराद है चेंज। अगर सिस्टम टाइम वेरी होने के साथ साथ भी अपना आउटपुट चेंज नहीं करता, या इस तरह से कहें कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइम चेंज हो रहा है या टाइम के चेंजेस के लिहाज टाइम का, ये कहें कि टाइम का उसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम उसको टाइम इनवेरिएंट बोलते हैं। अगर सिस्टम के ऊपर टाइम का अफेक्ट पड़ रहा है, टाइम के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, तो फिर ऐसा सिस्टम आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम कहला रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सिस्टम आता है वो है आपके पास लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम के अंदर हम इस तरह से कहते हैं कि लेट्स से कि प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद, समझने के लिए एक जनरलाइज, अगर कोई भी आप काम प्रोसेसिंग से पहले करते हो और वही काम आप प्रोसेसिंग के बाद करते हो और आपके आउटपुट के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऐसा सिस्टम आपके पास लीनियर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि हमने दो सिग्नल्स को ऐड करा प्रोसेसिंग से पहले और फिर आउटपुट देखा, और हमने क्या करा है, प्रोसेसिंग से दोनों सिग्नल को अलग अलग गुजारा और फिर ऐड करा है। अगर ऐसी सिचुएशन में y1 और y2 दोनों सेम है तो ये हमारे पास लीनियर सिस्टम है, एल्स ये हमारे पास लीनियर सिस्टम नहीं होगा। फिर हमारे पास आता है कैजुअल सिस्टम। कैजुअल सिस्टम्स कौन से होते हैं? अगर हमारे पास आउटपुट जो है डिपेंड कर रहा हो प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू पे, लेकिन फ्यूचर इनपुट को नहीं देख रहा हो, तो वो हमारे पास कैजुअल सिस्टम है। एल्स जितने भी सिस्टम है वो हमारे पास क्या कहला रहे होंगे? नॉन कैजुअल। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ए, बी और सी जो है हमारे पास कैजुअल है, ऊपर की जो तीन हमारे पास है ये कैजुअल है, और बाकी सब जो है वो हमारे पास क्या कहला रहे हैं? नॉन कैजुअल। सही। जो आज का लेक्चर हमने देखा है, जो आज का लेक्चर आप देख रहे हैं, ये लिया गया है इस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बुक से, या इससे हमारे पास ये नोट्स बनाए गए हैं। आज के लेक्चर में यहीं तक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।